बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूशन। एंड जो आज का हमारा जो लेक्चर है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के जो और कॉन्सेप्ट है, हाँ उसको उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो ओके, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है। जिससे पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट था, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट था और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट था। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का जो एग्जाम्पशन थी वो ये थी कि बिजनेस हम एक कंटिन्यू प्रोसेस है। बिजनेस के जितने भी फंक्शंस होंगे वो फॉरएवर के लिए होंगे, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगा बिजनेस। अब गैप के जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ने जो रूल्स दी है उसके मुताबिक अकाउंटेंट अपने कन्वीनियंट के लिए उन्होंने जितना भी लंबा ड्यूरेशन था उसको छोटे छोटे पीसेस में उन्होंने डिवाइड कर दी है, जिसको हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हम जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए या बैलेंस शीट भी बनाए वो एक रेगुलर इंटरवल पे बनाना चाहिए, जिससे हमें इंफॉर्मेशन का पता चले बिजनेस का कि बिजनेस किस तरह परफॉर्म करते हैं। हम उससे टैक्स कंप्यूटेशंस कर सकते हैं, हम उसके बेसिस पे अपना बजट बना सकते हैं। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने तमाम फाइनेंशियल अकाउंट को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से बनाएंगे। जैसे कि फिजिकल ईयर होता है, वो फिजिकल ईयर हमारा 1 जून से लेके 31 जुलाई तक होता है। ये फिजिकल ईयर होता है, तो इस पे हमारी क्लोजिंग होती है तमाम जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है उसके बेसिस पे फिर हम अपनी कंपनीज की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। अब जो फिजिकल ईयर होता है, कुछ स्पेशल ईयर्स होते हैं जिनका जो टाइम पीरियड होता है वो चेंज होता है, जो कि अक्टूबर 1 से स्टार्ट होता है 30 सितंबर तक होता है। तो डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस के लिए डिफरेंट पीरियोडिकली कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाए हुए हैं कि उनका टाइम पीरियड कौन से मंथ से स्टार्ट हो, कहाँ पे एंड अप हो। हर जो अकाउंटिंग साइकिल होता है या अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 12 मंथ का ही होता है, जिसके बेसिस पे हम एक साल से दूसरे साल के कंपनी के हम ट्रेंड एनालिसिस को चेक करते हैं कि आया कंपनी ने कितनी प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, करंट ईयर में कंपनी की क्या पोजीशन है, लास्ट ईयर कंपनी की क्या पोजीशन है। अब जो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है इसमें ये मसला भी आ रहा था कि कौन से जो मेन वो था इसको डिसाइड करना था कि कौन सी रेवेन्यू या कौन सी एक्सपेंसेस को हम करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम इसको कंसीडर कर लें। तो इसी बेसिस पे, इसी डिमांड को रखते हुए ये जितने भी अकाउंटेंट है या जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बनाया है, जिसके बेसिस पे हमें पता चले कि हमारी सेल्स इस ईयर की है, हमने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, हमारी एक्सपेंसेस कितनी है। क्योंकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी एक्सपेंसेस होंगी वो रिकॉर्ड होगी अगर वो हमने अर्न किया या नहीं अर्न किया, लेकिन जो रेवेन्यू होगी वो हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हम वो रिसीव करेंगे। सो ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हुआ। अब यहाँ पे एग्जांपल जो है वो ये है कि एक बिजनेस यूनिट है, जो बिजनेस यूनिट ने एक प्लांट परचेज किया है जिसकी जो अमाउंट है वो 1 लाख है और उसका जो लाइफ स्पेन है वो 5 ईयर के लिए है। तो इस तरह इस ट्रांजैक्शन ने हमें बताया कि जो एसेट की प्राइस है वो हम 5 अकाउंटिंग पीरियड्स में इसको रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह जो कॉस्ट है वो 1 ईयर के लिए नहीं है बल्कि वो सिवरल ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए। हम 1 ईयर में 1 लाख को नहीं रिकॉर्ड करेंगे बल्कि हम उसको वो करेंगे, जो 1 लाख है उसको हम 1 ईयर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम डिफरेंट उसमें करेंगे। सो इसी तरह इस पे फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तभी चार्ज होता है जब एसेट की वैल्यू मोर देन 1 ईयर हो। तो इसके अलावा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई उसकी एलोकेशन करते हैं। तो इसके बेसिस पे हम तमाम जो और वैल्यूएशंस हो गई हम करते हैं। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट इसलिए इसकी ज़रूरत है क्योंकि हमें एसेट की वैल्यूएशन करनी होती है और जो
मेथड्स हो गए वो अप्लाई करने होते हैं, तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। और बिजनेस का जो एक लंबा अरसा था उसको हमने एक पीरियोडिक पीरियड में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये था पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ओके, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट का जो रिलेशन है वो रेवेन्यू और एक्सपेंस से है। जैसे कि रेवेन्यू का मतलब ये है कि जब ऑनर इक्विटी में इंक्रीज आता है तो इसको हम रेवेन्यू कहते हैं, और जब एक ऑनर इक्विटी में कमी आती है तो इसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। अब इनकम इस तरह जनरेट होता है, जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा एक्सपेंस से तो ये इनकम होगा। तो जब हम प्रॉफिट फाइनेंशियल पीरियड का जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू को मैच करके बहुत रियलिस्टिक वे में तमाम जो हमारा एक्सपेंस होगा रेवेन्यू को दोनों को मैच करके हम बताएंगे कि हमारा जो फाइनेंशियल पीरियड है वो इतना प्रॉफिट कर रहा है। जितने भी इस गुड्स होंगे जितने भी होगी, लेकिन वो उसी टाइम पीरियड का होना होगा। ओके, जो एक्रूवल कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि जितने हमारे रेवेन्यू हो या एक्सपेंसेस हो, जितने हमने रेवेन्यू कमाया हुआ अर्न किया हो या एक्सपेंसेस हमने किया हुआ हो, बट वो जो होंगे वो सेम अकाउंटिंग पीरियड का होगा। ये नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल हमारी जो आज 2015 की रेवेन्यू होगी और वो हम 2020 में उसको रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह नहीं होगा। जिस ईयर का जो रेवेन्यू होगा, जो एक्सपेंस होंगे वो उसको हम उसी पीरियोडिक पीरियड में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसी से हमें पता चलेगा कि इस ईयर में हमारे इतने एक्सपेंसेस थे, इतना रेवेन्यू था और इतना हमारा प्रॉफिट था। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, किसी भी कंपनी का एक बिजनेस है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उसका जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनका जो बिल आता है जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो नेक्स्ट ईयर में आया, मतलब दिसंबर का बिल है और वो जनवरी में आया। तो हम जब उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो हम प्रीवियस ईयर में करेंगे, 2019 में हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन वो बिल आया है जनवरी में। ठीक है, रिलीज हुआ है वो बिल जनवरी में, बट हम उसकी जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो हम प्रीवियस ईयर में करेंगे कि ये प्रीवियस ईयर का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कमिंग ईयर का नहीं है। तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट ही ये कहती है कि जितने हमारे रेवेन्यू अर्न हुए हैं या एक्सपेंसेस हुए हैं, तो उसको हम उसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं और रेवेन्यू कितना है। इसी तरह अगर हम कमीशन को ले लें, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है और उसको उस पर कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन हमें क्या हुआ, इनकम हमने रिसीव की है, और वो हमने क्या किया है कि वो कमीशन हमें 3-4 साल बाद मिला है, तो हमने उसको प्रीवियस ईयर में ही कैलकुलेट करेंगे जिस ईयर में हमने उसको अर्न किया हुआ है। सो ये हुआ एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट से हमें अच्छी तरह कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो का पता चल जाता है, और जिससे हमें एक्यूरेट जो पीरियोडिक इनकम होती है वो हमें पता चल जाती है कि जो करंट जो ईयर है उसका कितना प्रॉफिट है, लास्ट ईयर का कितना प्रॉफिट है। कुछ जो नॉन अकाउंटेंट होते हैं वो इसको फील करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि ये इससे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी क्रिएट की करते हैं, कि उनको डिफ़िकल्टी होती है इसको इंटरप्रेट करने के लिए, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और इससे हम अच्छी तरह ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एक्रूवल कॉन्सेप्ट का बिल्कुल एसेंशियल ज़रूरी पार्ट है। जिस तरह हमने एक्रूवल कॉन्सेप्ट में बात की गई है कि हमने अपने तमाम एक्सपेंसेस को और हम अपने तमाम जो रेवेन्यू होगा उसको हमने देखना होगा, इसी पे भी इस मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये बात की गई है कि एक ही पीरियोडिक जो हमारा एक ही ईयर है उसमें हमने अपने तमाम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को देखने होंगे। जो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है इसमें फॉर एग्जांपल हमने एक ईयर में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको हमने मैच करना होता है उसके इनकम के साथ। फॉर एग्जांपल
हमने क्या किया है कि हमने 10,000 कैलकुलेटर प्रोड्यूस की है और उसको हमने सेल आउट करके हमने उससे लाइक 10,000 किए हैं, तो उससे हमने फॉर एग्जांपल 2 लाख हमने प्रॉफिट जनरेट किया है। अब जो कैलकुलेटर हमने प्रोड्यूस की है उस पे जितना एक्सपेंस लगा है उस एक्सपेंस को और जो हमने अर्न किया है उसको हमने मैच करना होगा। तो ये हुआ हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट ही ये है कि जिस साल हमारा जो मैचिंग कॉन्सेप्ट ही हमारा ये है कि जिस साल हमने रेवेन्यू जनरेट किया है, अर्न किया है, उस साल उसके जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसको हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि हमने तो प्रोडक्शन के लिए उसका जो क्या हुआ इनकम हमने क्या किया कि जो प्रोडक्शन मतलब उसमें तो एक्सपेंसेस लग गए, ठीक है, लेकिन जो हमने इनकम जनरेट करना है वो नेक्स्ट ईयर पे हमने कर लिया और हम उसको एज अ मैचिंग कॉन्सेप्ट में ना करें और जो हमने इनकम अर्न किया उसको हम नेक्स्ट ईयर में उसको कैलकुलेट करें, तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जिस ईयर में जो चीज़ हमने प्रोड्यूस की है उस पे जितना हमें इनकम मिला हो उसके अगेंस्ट उस पे कितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे हुए हैं उन दोनों को हम मैच करेंगे और ये हुआ मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह हमें इसके ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि कंपनी की क्या ट्रू पोजीशन है, कंपनी के कितने एक्सपेंसेस हुए इस प्रोडक्ट को जनरेट करने पे, कितना उससे उसको रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो ये सब कुछ मैचिंग कॉन्सेप्ट पे है। मैचिंग कॉन्सेप्ट से हमें कंपनी का जो नेट इनकम होता है या नेट लॉस होता है उसके बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि नेट इनकम कंपनी का क्या है और नेट लॉस क्या है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमें चाहिए हम प्रॉपर कॉस्ट की एलोकेशन करते हैं, हमें एक मुनासिब पीरियड का पता चल जाता है कि हमने इस पीरियड में हमारा रेलेवेंट इनकम क्या है, कितने एक्सपेंसेस है और हम दोनों को मैच कर लेते हैं। जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उस पे एक साइड पे हम तमाम क्या कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लेते हैं, दूसरे पे साइड पे हम अपने सेल्स लिख लेते हैं और दोनों को हम मैच कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पे हमें नेट इनकम या नेट लॉस का पता चल जाता है। तो ये हुआ मैचिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है कि हमने जो इनकम को रेवेन्यू को हमने जनरेट किया है हमें उसके जितना हमने रेवेन्यू अर्न किया है और उसके अगेंस्ट कितने एक्सपेंसेस अर्न किए हुए हैं, इनकर हुए हैं, तो उसी टाइम पीरियड में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और इससे हमें पता चलेगा। तो ये हुआ मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होते हैं जिसमें हम अपने तमाम जो नॉन कैश रिसोर्सेज होते हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं मनी में। और जब हम मनी में कोई चीज़ कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम सेल करते हैं, तो उस सेल पे हमें क्या होता है, मनी रिसीव्ड होती है। और जब मनी हमें एक्चुअल रिसीव होती है तो तब हम उसकी ट्रांजैक्शन करेंगे बुक ऑफ अकाउंट में और उसको हम कहेंगे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्योंकि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यही है कि जो हमें रेवेन्यू रिसीव्ड हो वो इन टर्म ऑफ कैश हो, एक्चुअल रिलीज हो या हमें उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हुई हो, तो ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हुआ है। लेकिन हर दफ़ा इस तरह नहीं होता क्योंकि हमें रेवेन्यू रियलाइज नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रॉफिट को डिटरमाइन करना है और हमारी तमाम जो सेल्स हुई है वो क्रेडिट पे हुई है, तो क्रेडिट सेल्स क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है कि कस्टमर्स पे हमारा जो पेमेंट होती है वो ड्यू होती है और वो उस या तो वो क्या करते हैं कि वो या तो बैड डेट्स हो जाते हैं या तो वो जो क्या करते हैं कि कस्टमर्स उस गुड्स को रिटर्न कर देते हैं, जिससे हमें एक्चुअल इनकम का नहीं पता चलता। जो एक्चुअल इनकम होती है या तो उससे कम हो जाती है या उसके लिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना देते हैं, उसको हम सही तरह एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक हमें एक्चुअल मनी रिलीज रिसीव ना हुई हो तो तब तक हम उस अमाउंट को नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जब एक्चुअल मनी हम रिसीव करेंगे तो उसको हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहेंगे। अब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में एक प्रॉब्लम ये
अराइज होता है कि हम किस तरह बुक ऑफ अकाउंट में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करें, क्योंकि रेवेन्यू को हम तभी रिकग्नाइज करेंगे जब हम सेल करेंगे, और सेल तभी करेंगे जब हमें कैश, हम उसके बेसिस पे कैश को कलेक्ट करेंगे, तो इसी तरह वो हमारा रेवेन्यू बन जाएगा। तो रेवेन्यू को हम तभी रिकग्नाइज करेंगे एट अ पॉइंट ऑफ सेल और द परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्विसेज। तो ये हुआ रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्योंकि कुछ केसेस में इसके बेसिस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। तो रेवेन्यू को हम तभी रिकग्नाइज करेंगे कि हमें हमारे जो कैश हो या सेल्स हुई हो वो इन टर्म ऑफ कैश हुई हो, क्योंकि अगर जब हमारा हमने सेल की हुई हो और उस पे काफ़ी टाइम लग जाए, मतलब जो वर्क इन प्रोसेस हो, हमें रेवेन्यू ना जनरेट हो सके हो, हम फिर भी बुक ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री करें लेकिन एक्चुअल वो अमाउंट हम ना रिसीव करें, जिससे जो बुक ऑफ अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं वो मिसमैच हो जाते हैं। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल एक कंपनी डिसॉल्व हो रही होती है, जब कंपनी डिसॉल्व होती है तो उसने अपने तमाम जो एसेट्स होते हैं वो उसने सेल आउट करने होते हैं। जब हम सेल आउट करते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू से भी हमने जो एस्टिमेट की होती है कि इसकी मार्केट वैल्यू ये होती है, बट इन जो रियल सिचुएशन में क्या होता है कि उस चीज एसेट की जो वैल्यू होती है वो मार्केट वैल्यू से भी कम हो जाती है। तो हम तभी जब बैलेंस शीट में कुछ रिकॉर्ड करेंगे तो वो हम तभी करेंगे कि जब हम उस चीज़ को सेल आउट कर दे, उसमें हमने जो मनी या कैश रिसीव की है एक्चुअली रियलाइज हुई हो, तो उसको हम नोट करेंगे। तो ये हुआ रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, जब कि हमने सब कुछ एक्चुअल रियलाइज करना होगा। सो आज का ये हमारा जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 है। अगर आपको मेरा लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।